एक तरफ यहाँ पर हमारे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ ये भाजपा वाले लोग हमारे बच्चों के स्कूल बंद करते आ रहे हैं। साथियों, दूसरी तरफ यहाँ पर 2200 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिनमें आधों से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। तीसरी, 2017 से हमारे SC ST OBC समाज के छात्रों की स्कॉलरशिप का पैसा तक नहीं रिलीज किया गया। साथियों, जब आपके बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और जब आपके बच्चों के बचे हुए स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा रोक दिया जाएगा, तो बताइए क्या ये हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? आप ही बताइए, क्या हमारे बच्चों को गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है कि नहीं? एक तरफ ये भाजपा की सरकार है जो हमारे बच्चों को अनपढ़ और गुलाम बनाने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ हमारे आदरणीय बहन जी की सरकार, जिसके तहत आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 7 लाख से ज्यादा बच्चों को मुफ्त में 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कराने के लिए 600 करोड़ से ज्यादा की राशन धनराशि खर्च करने का काम किया था। उसी तरह यहाँ पर हरियाणा में भी इनेलो बसपा की सरकार अपने बच्चों के लिए बेइंतहा पैसा खर्चेगी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। साथियों, मैं हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इससे पहले मैं विधानसभा चुनाव के बारे में आप लोगों से बात करूं, मैं हाल ही में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सब कास्ट कैटेगराइजेशन के जजमेंट के बारे में आप लोगों के आप सबसे बात करना चाहूंगा, जिसके संबंध में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सबको इसके बारे में आगाह किया है। और आप लोग सब जानते ही हैं कि कुछ दिनों पहले इसको लेकर हम सब ने भारत बंद भी किया था। साथियों, इस जजमेंट के तहत अब राज्य सरकारें SC ST के अंतर्गत अपने राज्य में अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मर्जी से किसी भी SC ST जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और अपनी ही मर्जी से वो लाभ छीन भी सकती है, ये कहकर कि ये जाति के लोग पैसे से संपन्न हैं तो इनको आरक्षण की जरूरत नहीं। आप सभी जानते हैं आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व की है, समाज को आगे बढ़ाने की है, लेकिन इसको बार बार गरीबी हटाओ योजना बनाने की कोशिश की जाती है। साथियों, भाजपा और कांग्रेस ने सोची समझी ये साजिश के तहत चलकर ये जजमेंट पास कराया है। देश से आरक्षण खत्म करने के लिए ये उनका पहला कदम है। साथियों, आदरणीय बहन जी ने इस फैसले पर सवाल उठाया है और पूछा है कि जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है, क्या उनकी सामाजिक स्थिति इतनी बेहतर हो गई है, क्या उनके साथ भेदभाव खत्म हो गया है? साथियों, ये बहुत जरूरी सवाल है। ये सवाल आरक्षण से रिलेटेड है। ये समझना होगा कि आरक्षण का मतलब क्या है। ये लोग चाहते हैं कि इससे हम आरक्षण को पैसे से जोड़ दें। कोई अगर पैसे से संपन्न है तो क्या उसके साथ भेदभाव खत्म हो जाता है? आदरणीय बहन जी का सवाल है। साथियों, ऐसी समाज को बांटने की शुरुआत की गई है, ऐसी समाज की आजादी छीनने की शुरुआत की गई है। ये संविधान से छेड़खानी की शुरुआत है। संविधान बचाने के नाम पर भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलने का काम कर रही है। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर यह भाजपा की एनडीए और कांग्रेस की इंडिया अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें सपा आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं, ये सब सच में हमारे SC ST समाज के आरक्षण के हितैषी हैं, तो ये सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालकर इसको हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर दे। साथियों, यही नहीं बल्कि अब तो आदरणीय बहन जी और बसपा की यही मांग है कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के जजमेंट हमारे रिजर्वेशन के जो खिलाफ आए वो भी आगे से कभी पास ना हो पाए।
साथियों, कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि आरक्षण तो पंडित नेहरू और गांधी जी की देन है। पहली बात, राहुल गांधी जी कहां थे वोट मांगने के लिए? वो आप सबके बीच में संविधान की किताब दिखाकर आपका वोट मांगते रहे, कहे कि हम संविधान बचाने के लिए आए हैं, आप हमें वोट दें। परंतु जब ये जजमेंट पास हुआ तो उनके मुंह पे चुप्पी साधी हुई थी। वो आप लोगों के सामने, आप लोगों के बीच में नहीं आए, उन्होंने अपना स्टैंड आज तक क्लियर नहीं किया। परंतु वो चुपके से विदेश जाकर एक प्राइवेट कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि भाई जब हमारा अच्छा समय आएगा तो हम संविधान से आरक्षण खत्म कर देंगे। अब साथियों, इनका सच आप लोगों के सामने है। ये लोग जो आपको किताब दिखाकर संविधान की आरक्षण बचाने की बात करते थे, आज वो आपके सामने खुद बोलते हैं कि अगर उनको मौका मिला तो सबसे पहले वो आपका आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, बताइए क्या ऐसी कांग्रेस को आप यहां आने देंगे? साथियों, दूसरी बात, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एससी समाज से आते हैं और वो अगर बाबा साहब के संघर्षों को नजरअंदाज कर एससी समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं, तो साथियों, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने ऐसे समाज के नेताओं को एक नाम दिया था। आप लोग वो नाम जानते हैं? क्या आप जानते हैं वो नाम? चमचा। ऐसे नेता जो अपने समाज से आते हैं और हमारे समाज को गुमराह करते हैं, बाबा साहब के मेहनत को नजरअंदाज करते हैं, मान्यवर साहब ने ऐसे नेताओं को चमचा का नाम दिया था। आज कांग्रेस पार्टी और भाजपा में ऐसे चमचे भरे पड़े हैं। तीसरी बात, पंडित नेहरू और गांधी जी, आरक्षण तो दूर की बात है, वो दलित इतने विरोधी थे कि संविधान कमेटी में जब सदस्य चुन के जा रहे थे तो बाबा साहब को लोकसभा में, संसद में भेजने के लिए यहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने बाबा साहब को पार्लियामेंट में भेजा था, पंडित नेहरू जी और गांधी जी ने वो कॉन्स्टिट्यूएंसी उठाकर पाकिस्तान में डाल दी थी। तो साथियों, जो बताइए, जो लोग बाबा साहब को ना बर्दाश्त कर सके, आपको लगता है कि उनके वंशज आपके आरक्षण, उनके संविधान को बर्दाश्त कर पाएंगे? तो साथियों, ये हम सबको मालूम है और आज मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, हुड्डा जी और कांग्रेस बाबा साहब विरोधी थे, बाबा साहब विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी रहेंगे। राहुल गांधी जी, हुड्डा जी और कांग्रेस दलित और आरक्षण विरोधी थे, दलित और आरक्षण विरोधी हैं और दलित और आरक्षण विरोधी रहेंगे। मैं राहुल गांधी जी को भी बोल देना चाहता हूं कि आपके जैसे नेता जो हमारा आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आप सब अपने कान खोल के सुन लीजिए, संविधान हमारी पहचान है और आरक्षण हमारी आजादी आप लोगों को छीनने नहीं देंगे, छीनने नहीं देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और साथियों, इनसे हमारे दलित नेता इतने विरोधी हैं, ये कांग्रेस और भाजपा दलित नेता इतने विरोधी हैं। आप लोग सब आदरणीय शैलजा जी का नाम तो जानते होंगे, हमारे हरियाणा की दलित नेता है, आप सब ने सुना है दलित शैलजा जी का नाम। साथियों, आदरणीय शैलजा जी के लिए हुड्डा के समर्थकों ने कितना बुरा भरा बोला, वो भी आप सब ने सुना पिछले दिनों। एक बड़ी नेता है वो, एक बड़ी दलित नेता है वो। शैलजा जी का हम पूरा आदर सम्मान करते हैं और इस मंच के माध्यम से हम पूरे हरियाणा को बता देना चाहते हैं कि आप एक दलित होकर अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित कर सकते हैं, पर तब भी ये कांग्रेस आपको वो सम्मान नहीं दे सकती जो आपकी अपनी पार्टी बीएसपी और इनेलो दे सकती है। साथियों, अब मैं आपका रुख यहाँ विधानसभा चुनाव के बारे में लेकर आना चाहूंगा।
साथियों, यहाँ पर पिछले 10 सालों में हरियाणा में भाजपा की सरकार चल रही है और अब वो चुनावी दौर है तो आप लोगों के बीच में घूम घूम कर आप लोगों का वोट मांगने का काम करेगी। परंतु मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि जब भाजपा के लोग आपके बीच में आए तो आप उनसे 3 मुद्दों पे सवाल करें। आप अपने बच्चों की शिक्षा पे सवाल करें कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आपके बच्चों के लिए क्या किया। आप उनसे सवाल करें रोजगार के मुद्दों पर कि पिछले 10 सालों में उन्होंने हमारे बच्चों के लिए रोजगार के कितने अवसर पैदा करे। और तीसरा, यहाँ पर हमारी माताओं के लिए कि आपको अपना घर चलाने के लिए कितना महंगा पड़ रहा है, तो महंगाई पे सवाल करें। साथियों, अगर हम पूछे शिक्षा के मामले में तो मैं आपको 3-4 टिप्पणियां छोड़ के जा रहा हूँ। 10 सालों में यहाँ भाजपा ने पिछले 10 सालों में यहाँ भाजपा ने 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया है। एक तरफ यहाँ पर हमारे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ ये भाजपा वाले लोग हमारे बच्चों के स्कूल बंद करते आ रहे हैं। साथियों, दूसरी तरफ यहाँ पर 2,200 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिनमें आधों से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। तीसरी, 2017 से हमारे SC, ST, OBC समाज के छात्रों की स्कॉलरशिप का पैसा तक नहीं रिलीज किया गया। साथियों, जब आपके बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और जब आपके बच्चों के बचे हुए स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा रोक दिया जाएगा, तो बताइए क्या ये हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? आप ही बताइए, क्या हमारे बच्चों को गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है कि नहीं? साथियों, भाजपा के शासनकाल में शिक्षा के अगर हम मुद्दे पे बात करें तो इन्होंने सिर्फ एक ही चीज में तरक्की करी है, वो है पेपर लीक की खबरें। आप सब सुनते हैं कि साथियों, आज की डेट में कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसके यहाँ पर पेपर ना लीक हुए हो भर्तियों के। इसी कारण यहाँ पर हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ लिख कर पेपर देते हैं कि इस उम्मीद से कि रोजगार मिल जाएगा, परंतु जब वो पेपर लीक हो जाता है तो इनको बहाना मिल जाता है वो नौकरियां रद्द करने का। मैं आपको दूसरे मुद्दे पे लाता हूँ इसी बात से। हमारे यहाँ पे हरियाणा में इन्होंने बच्चों के लिए रोजगार के लिए क्या किया है पिछले 10 सालों में? कुछ नहीं किया। आपकी बात रही पूरे हरियाणा में आज 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है साथियों। और इतना ही नहीं, यहाँ भाजपा ने तो ये काम किया ही किया। इनके पास आप जानते हैं कितने सरकारी पद खाली पड़े हैं। पिछले 10 साल से यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े। अगर ये चाहे तो हमारे युवाओं को चुटकी बजाकर वो सारे सरकारी पद भरकर हमारे बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, परंतु ये आपके बच्चों को रोजगार नहीं देंगे। ये आपके बच्चों को रोजगार नहीं देंगे साथियों। ये चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा बेरोजगार घूमें, अनपढ़ रहें, ताकि जब वो पढ़े लिखेंगे नहीं, रोजगार के लायक होंगे नहीं, तो आपको मुफ्त में राशन देकर आपको जिंदगी भर अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। आप बताइए, क्या आप अपने बच्चों को गुलाम रखना चाहते हैं? तो यहाँ पर समय आ गया है सत्ता परिवर्तन का। यहाँ पर अपने प्रत्याशी हरबिलास जी को जिताकर विधानसभा भेजने का। क्योंकि साथियों मैं जानता हूं, यहाँ हरबिलास जी ने हमें बताया था कि भैया अगर यहाँ की जनता हमें विधानसभा भेजने का काम करेगी तो सबसे पहले यहाँ पर जो सरकार ने कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चला रखी है, जिसके तहत वो हमारी पक्की नौकरी को कच्चा कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये खत्म करेंगे और हमारे युवाओं को पक्का रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, एक तरफ ये भाजपा की सरकार है जो हमारे बच्चों को अनपढ़ और गुलाम बनाने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ हमारे आदरणीय बहन जी की सरकार, जिसके तहत आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 7 लाख से ज्यादा बच्चों को मुफ्त में 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कराने के लिए 600 करोड़ से ज्यादा की राशन धनराशि खर्च करने का काम किया था। उसी तरह यहाँ पर हरियाणा में भी इनेलो बसपा की सरकार अपने बच्चों के लिए बेइंतहा पैसा खर्चेगी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। साथियों, इतना ही नहीं,
बल्कि जिस तरह आदरणीय बहन जी ने अपने राज्य में यूपी में अपने शासनकाल में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोजगार दिया था, 1 लाख से ज्यादा अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया था, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया था और 30 लाख से अधिक अपर कास्ट के विभिन्न समाज के साथियों को सरकारी विभिन्न नौकरी देने का काम किया था। उसी तरह यहाँ हरियाणा में भी इनेलो बसपा की सरकार आपको करोड़ों की संख्या में रोजगार देने का काम करेगी। इतना ही नहीं साथियों, बल्कि आदरणीय बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया था। यहाँ पे भी आपके जो कृषि बेसिक जो मिनिमम वेजेस है, डेली मिनिमम वेजेस है, उसको भी हम आते ही डबल करने का काम करेंगे। साथियों बहन जी का गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही बसपा की सरकार प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक स्वाभिमान से जीने के अधिकार दिलाने का काम करेगी। और अब साथियों अगर हम महंगाई की बात करें तो इनसे हम बस ये सवाल करेंगे कि यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया। ये लोग कहते हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को राशन दिया है मुफ्त में। मैं इनसे सवाल करता हूं कि अगर 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करना पड़ रहा है तो मतलब 80 करोड़ की जनता यहाँ पर इतनी काबिल नहीं कि वो अपने आप अपने महीने का राशन खरीद सके। अब आप ही बताइए, क्या ऐसी नकामा ऐसी बेकार सरकार को आप दोबारा मौका देंगे? तो साथियों समय आ गया है, यहाँ पर सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। आप लोग अपनी कमर कस ले, आप लोग सत्ता बदल दे और यहाँ पर शासक बन जाएं ताकि आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सके। आप अपने आप को एक रिस्पेक्टेबल जिंदगी देने का काम करें। साथियों इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ मैं आप सभी से एक खास अपील करता हूं कि यहाँ आप विधानसभा नारायणगढ़ में बसपा के उम्मीदवार श्री हरबिलास जी राजपुरा को चुनाव लड़ा रहे हैं, जिन्हें आप उन्हें भारी मतों से वोटिंग मशीन पर बसपा का हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करे ताकि वो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर आपको एक इज्जतदार और एक समाज में खड़ा करने का मौका दे। साथियों इतनी कुछ जरूरी बातों के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।